हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मज़े में होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो एक बार मैं बता दूं कि इनफाइनाइट से अगर हमें कोई चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी डिस्टेंस पर लाना है तो उसमें हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में, तो उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक, उतना वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल की यूनिट पढ़ी थी वोल्ट, और इसी के साथ साथ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और एक्स्ट्रा यूनिट बताई थी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको याद होगा कि एक ऐसा प्लेन है या वो एक ऐसा सरफेस है, प्लेन ही नहीं, कर्व्ड भी हो सकता है। तो वो एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है तो उस सरफेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास होती। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। और दूसरा, आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कभी चार्ज को मूव करवाना है तो कभी हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है, वर्क डन जीरो होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट आज हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमें किसी पॉइंट पी पर एक पॉइंट है पी, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ये इसके मिड पॉइंट से जो लाइन है इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ये डाइपोल के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। ठीक है, ये पी वेक्टर और ये आपका आर वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, पर हम डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है तो हम सीधे फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो है आपका V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल थीटा है। डाइपोल मोमेंट के साथ जो डायरेक्शन वेक्टर है वो एंगल थीटा है आपका। पी आपका डाइपोल मोमेंट है, आपको पता है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और आर जो है ये डिस्टेंस वेक्टर है। ठीक है, इस पॉइंट पी का, और ठीक है, ये भी इक्वल टू के पी कॉस थीटा। तो ये किसी एक जनरल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब अगर आपको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो हो जाएगा, देखिए एक्सियल पॉइंट पे ये जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। जब पॉइंट एकदम एक्सिस पे होगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे थीटा या तो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब अगर ये पॉइंट पॉजिटिव क्यू की तरफ है, जैसे कि ये डाइपोल है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट है ना। ये एंगल, ये वाला एंगल, जब जो पॉइंट है वो इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव क्यू पे, तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, या फिर इस तरफ आ जाएगा। एक्सिस तो ये पूरी लाइन है, या तो इधर आ जाए या तो इधर आ जाए, तो या तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा या तो 180 डिग्री ना। तो थीटा 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो पोटेंशियल कितना मिलेगा? के पी बाई आर स्क्वायर। ये एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया है पॉइंट, मतलब पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के पास है, तब पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, और अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ है तो नेगेटिव लेना है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? तो देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी जस्ट एक्सेस पे जो पॉइंट है, तो थीटा बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा आपको रख देना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री आप रखेंगे तो देखो इस फॉर्मूले में, ठीक है, ये कहाँ से आया? ये के पी बाई आर स्क्वायर।
अगर हम थीटा 0 रख देंगे तो कॉस 0 1 होता है ना, तो सिर्फ के पी बाई आर स्क्वायर बचा। उसी तरह यहाँ पर जब हम थीटा 90 रख देंगे तो के पी कॉस 90 0 होता है, तो पूरा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब सपोज यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक डाइपोल है, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये लाइन जो इससे ठीक बीच में पास हो रही है। तो अगर आप इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, और इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और दोनों इक्वल हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए भी एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल चार्जेस। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तब उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है और आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। Q1 है, इसकी डिस्टेंस है R1, Q2 है, इसकी डिस्टेंस है R2, Q3 है, इसकी डिस्टेंस है आपके पास R3, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो आपके पास Qn चार्जेस हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर मतलब कितने भी आपके पास 10 20 50 कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस है इसी तरीके से Rn। तो इसको जो पोटेंशियल होगा ना, तो पोटेंशियल स्केलर होता है, सिंपल एडिशन करेंगे हम। तो हम पहले वाला चार्ज जो है V1 उसके कारण पोटेंशियल, फिर दूसरा वाला चार्ज जो है V2, तीसरा वाला चार्ज जो है V3, इन सब के कारण जो पोटेंशियल्स है उसको ऐड कर देंगे Vn, है ना। सारे पोटेंशियल्स, सारे चार्जेस के जो पोटेंशियल्स हैं हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, V1 कितना हो जाएगा, KQ1 बाई R1, ये हो जाएगा KQ1 बाई R1, ठीक, प्लस KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3। इसी तरीके से जितने चार्जेस हैं सबके कारण सिंपल पोटेंशियल निकालो, है ना, KQ बाई R करो और सबका जो टोटल पोटेंशियल है उसको ऐड कर दीजिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन KQ I RI I इक्वल टू 1 से लेके n, है ना। ये बस लिखने का एक मेथड है, आप करना तो यही वाला काम है, ठीक है। ये तो बस एक एक्सप्रेस करने का वे है, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सारे जो चार्जेस हैं उनके कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, KQ बाई R ऐड कर देना है, बस हो गया आंसर। ये हो गया मल्टीपल चार्जेस के कारण पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हम लोग देख रहे थे, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। रिलेशन ध्यान रखिएगा। अगर ये कोई आपके पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
तो ये आपके पास एक पॉइंट है ए और ये आपके पास कोई दूसरा पॉइंट है बी। यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी ए, यहाँ पे पोटेंशियल होगा वी बी। तो यही डिफरेंस हमें देखना है कि जो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, कैसे हम निकालेंगे। और ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये। तो सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई टी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन, ठीक है, नेगेटिव डिफरेंशिएशन। नेगेटिव साइन ये बताता है, ये जो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पोटेंशियल की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होती है जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, बहुत सिंपल। जैसे कि ये आपके पास एक चार्ज है क्यू, सपोज प्लस क्यू है। तो जैसे इससे दूर जाओगे, अगर हम इससे दूर जाते जाएं तो पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है ना। तो आप जितनी दूर जा रहे हो उतना आर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये पोटेंशियल कम होगा। क्लियर यहाँ तक? तो यानी जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। आप चार्ज के इफेक्ट से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो तो चार्ज का इफेक्ट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो पोटेंशियल कम है। और मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, वो आप याद रखनी ही है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, बाहर की ओर होगी, है ना, इस टाइप से होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ ही पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वही ये जो लॉ है वो यही बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड होता है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और उसका जो डायरेक्शन होती है वो उस तरफ होती है जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ठीक, अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो मतलब ये तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, ठीक है। ये तब यूज़ करना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर नहीं पता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तब आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं V2 हाँ या V1 माइनस V2 अपॉन इनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस हो। तो ये हो जाएगा, ये सपोज 0.1 है और ये सपोज 0.2 है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेथड है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक मेथड है, ठीक है। ये तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हो, जनरली आपके केस में कांस्टेंट ही मिलेगी, और ये तब यूज़ करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ले लेते हैं, बहुत सिंपल, और इससे एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पहला कि जो पोटेंशियल होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है, ठीक है। ये पिछली क्लास में आपको बताया भी था, इस पॉइंट पे याद रखिएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड in the direction in which decrease of potential is steepest। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगी। क्यों नॉर्मल होगी इसका भी मैंने आपको बताया था रीज़न, ठीक है। नॉर्मल इसलिए होगी क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होगी तो उसका एक कंपोनेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होगा, और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तब वो इक्वी पोटेंशियल नहीं रह जाएगी, है ना। तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होती है जिस तरफ पोटेंशियल का डिक्रीज स्टीपेस्ट होता है। सबसे तेज जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो कोई वो पोटेंशियल का चेंज होता नहीं है, ठीक है। सिंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक डायग्राम है, सपोज यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है सी, और हमें बी पे पोटेंशियल दिया हुआ है। सपोज जो VB है वो 10 वोल्ट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और A से B की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और A से C की जो डिस्टेंस है वो है सपोज 5 मीटर, ठीक है। इतनी चीज़ें डी है। तो अब आपको पोटेंशियल निकालना है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 या 0.5, इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज 0.5 नैनो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आपको तीनों पॉइंट्स पे, मतलब बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं VA, वो कितना होगा, मतलब A पर पोटेंशियल और C पर पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये, और एक और चीज़, जो A से C को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ प्रॉपर्टीज अगर याद है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, A और B इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब AB जो लाइन है, A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो दिया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर A और B जो लाइन है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब EF के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यानी कि AB जो लाइन है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो AB अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया VA और VB बराबर होंगे, कितना होगा, 10 वोल्ट। तो A और B का पोटेंशियल पता चल गया। अब बचता है C। तो C के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E = VA - VC अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 0.5 है, VA कितना हम निकाल चुके हैं 10 वोल्ट, और VC हम फाइंड करना चाहते हैं
आर कितना है, डिस्टेंस दी हुई है 5 मीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। ये 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 10 माइनस वी सी, तो वी सी को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो बी पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ए पे है 10 वोल्ट और सी पे है 7.5 वोल्ट। यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, दो चीज़ें वैसे हमने इस क्वेश्चन में सीखी, ठीक है। ये बहुत मतलब अच्छा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सिंपल है लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। दो चीज़ें सीखी, सबसे पहले कि परपेंडिकुलर सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर सरफेस हैं वो इक्वल पोटेंशियल होते हैं और उनके पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सीखी वो ये कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ पोटेंशियल कम हुआ है ना। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए से सी की तरफ, ए पे पोटेंशियल था 10 और सी पे मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ कम होना चाहिए और सी पे 7.5 आया है, यानी कि कम हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो ये बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है माइनस डेल वी बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये वी ए माइनस वी सी मतलब क्या, डेल वी, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, तो अगर आप कंसेप्ट याद है तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में हमें देखना है कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस्ड ऑन उनके पोटेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर्स होते हैं, और मतलब वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने एटम रिलीज करके जैसे जैसे हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उनके पास एक एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उस एनर्जी का यूज़ करके वो एटम से बाहर आते हैं। जब वो एटम से बाहर आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसको एक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और वो मटेरियल जो है वो कंडक्टर बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। इस टाइप से अगर कोई कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज कंडक्ट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये इंड्यूस्ड इफेक्ट है, ठीक है। अगर कभी भी एक्सटर्नल इफेक्ट से कोई चीज़ होती है तो वो इंड्यूस्ड होती है। इंड्यूस होती है मतलब देखा देखी वाली बात, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और उस एनर्जी से वो बाहर आए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इफेक्ट। इंड्यूस्ड इफेक्ट ये हुआ, और नॉन इंड्यूस्ड जो होते हैं मतलब जो नेचुरल इफेक्ट होते हैं हम उसको वो कह सकते हैं कि अगर जैसे हम कंडक्टर को हीट करें तो जब हम कंडक्टर को हीट करेंगे तो ये कंडक्टर की खुद की इंटरनल मतलब इंटरनल एनर्जी में जाएगा और उस एनर्जी से अगर कंडक्शन हो रहा है तो ये होता है कि ये नॉन इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, ठीक है। वो वही पॉइंट्स जो हम पढ़ चुके हैं उनकी समरी टाइप से है ये एक। तो इसमें देखिए, जस्ट अ सेकेंड, इसमें हाँ यहाँ पे देखिए एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? गॉस लॉ, ठीक है। एक कंडक्टर है, उसके कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जितना भी चार्ज हम उसको देंगे वो उसको सरफेस पे डिसिपेट कर देगा, अगर हॉलो कंडक्टर है। अगर सॉलिड है तब भी वैसे सरफेस पे ही जाता है, पर चार्जेस मतलब जब भी उनको यूज़ पड़ेगा तो वो बॉडी में भी जा सकते हैं। अगर कोई हॉलो कंडक्टर है तो उसका जो चार्ज है वो हमेशा सरफेस पे डिसिपेट हो जाता है। तो अगर सरफेस पे डिसिपेट हो जाएगा तो अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, और अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो बाय गॉस लॉ उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। एक और, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जो कंडक्टर होता है वो हमेशा खुद को इक्विपोटेंशियल बना के रखता है।
यानी हम उसको जितना भी चार्ज देंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब जब पूरी बॉडी में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब अगर कंडक्टर के सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कभी भी कंपोनेंट आएगा तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, वही रीज़न। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, है ना, यानी वही सरफेस के परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट। क्यों? अगर ऐसा नहीं है, इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसका एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग होगा। अगर सरफेस के अलोंग कंपोनेंट होगा तो वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे पार्टिकल्स, है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मूव करेंगे। और जब भी फोर्स और मूवमेंट हुआ, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक वर्क डन होगा। अगर वर्क डन हुआ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये है कि अगर एक कंडक्टर कैविटी है, मतलब एक कैविटी है जो कि कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, मतलब अंदर से हॉलो है, तो उसके कारण वही गॉस लॉ से कभी भी उसके अंदर चार्ज नहीं स्टोर होगा, और चार्ज नहीं स्टोर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर कभी भी एक्सटर्नल चार्ज का कोई भी इफेक्ट उस कंडक्टर के ऊपर, उस कंडक्टर के अंदर, मतलब जो कैविटी के अंदर है, कैविटी के अंदर कभी भी एक्सटर्नल चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं आता, है ना, तो जो मतलब जो कैविटी है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ यू आर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग बॉक्स यू कैन सेफली टच एनी पॉइंट ऑन द इनसाइड वॉल्स, ठीक है, विदाउट बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड, ठीक है। तो इस बात को यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ठीक है। ये जैसे कोई हॉलो कैविटी है कंडक्टर की, है ना, ये सपोज ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, मतलब जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है, और ये खाली है, ये हॉलो है। तो यहाँ पे हमने सपोज कोई चार्ज रखा है +Q। अब ये चार्ज चाहे जितना ज़्यादा हो, इसका इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे? सपोज हमने गॉसियन सरफेस यहाँ ले लेंगे, सपोज ये गॉसियन सरफेस है, तो हम फ्लक्स लिखेंगे इस गॉसियन सरफेस के लिए बाय गॉस थ्योरम। फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर अंदर तो कोई चार्ज नहीं है तो हम Q इन 0 रख देंगे, तो फ्लक्स 0 मिला। अब अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो हम यहाँ ये जो वॉल है, कंडक्टिंग वॉल, इसको हम आराम से टच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है और हम अंदर हैं तो हम इसके अंदर बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक। इसका वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था कि जो सजेस्ट किया जाता है कि जब भी थंडर स्टॉर्म हो, बिजली गिरे, तो अगर आप किसी व्हीकल में हैं तो व्हीकल में ही रहें, है ना, क्योंकि व्हीकल एक हॉलो कंडक्टर है और जो बिजली गिरी, सपोज वो थंडर स्टॉर्म, वो एक्सटर्नल चार्ज है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चार्ज की 0 होती है ना, बाहर का कोई भी इफेक्ट अंदर नहीं होगा, ठीक है, तो आप अंदर बिल्कुल सेफ हैं। डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस को, जो भी चीज़ नॉन कंडक्टिंग चीज़ें हैं उनको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। उनमें कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, ये कब तक होगा? जैसे कि ये इसमें देख सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे। अब कंडक्टर्स जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, क्योंकि उसमें शुरू से पहले से कोई चार्ज नहीं है, वो तो एटम का बना है, तो ये मैं बता देता हूँ ये डायग्राम कैसे बना होगा।
सपोज ये आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल और ये उसके एटम्स हैं, ठीक है। ये जो उसके एटम्स हैं तो ये इनमें पॉजिटिव चार्ज भी था एटम्स के अंदर और नेगेटिव चार्ज भी था, ठीक। सब में पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट्स में थे। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में जिस तरफ एरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस वो इस तरफ खींचेंगे। अब एक एटम है, उसका एक कंपोनेंट उसको इस तरफ खींच रहा है और दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव चार्ज इस तरफ खींच रहा है, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा ना। तो वही स्ट्रेचिंग यहाँ पर दिखाई गई है इस एटम की, ठीक है। तो इधर इस तरफ इस सरफेस पे आपको एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, ये माइनस सिग्मा, और इस सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। तो सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इधर आके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो होगा क्या, जब ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसमें जो एक्सटर्नल फील्ड है, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड है, वो एक डाइपो, अब देखो ये, अब देखो ये पहले पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में थे, यहाँ पे एक एटम है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे स्ट्रेच होके खिंच गए हैं, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी और ये इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये एक डाइपोल मोमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे। तो अगर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया तो वही सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इधर एक्यूमुलेट हो गए और जो नेगेटिव चार्जेस है वो इधर एक्यूमुलेट हो गए। इसी प्रॉपर्टी के कारण ऐसे मटेरियल्स को डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। वो शुरू में उनमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है, लेकिन जब बाहर से हम उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसकी एक डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो दो पोल्स बन गए ना, दो इलेक्ट्रिक पोल्स बन गए, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स उन मॉलिक्यूल्स के बेस पे डिवाइडेड है जिनसे वो बने हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होगा, और अगर पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है जैसे O2, आयरन, मतलब सारे मेटल्स, उनमें पोलैरिटी नहीं होती तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और फॉर एग्जांपल HCl, NaCl जो सॉल्ट है, जो HCl है, उनमें एक पोलैरिटी होती है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल बनता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये ठीक है, दोनों के बिहेवियर में यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। ये देखिए, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम देख रहे हैं कि वो उनके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए हैं, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा नहीं है, है ना, वो अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो इसका रीज़न क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आपके पास पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि उनके पास वही कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, उनके सारे चार्जेस बैलेंस हैं, सब मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक ही एटम के अंदर है, कोई चार्जेस बाहर नहीं निकले हैं, कोई चार्ज बाहर नहीं निकला है तो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उनमें स्ट्रेचिंग होती है, तो वो सारी स्ट्रेचिंग इस तरीके से रखते हैं सारे मॉलिक्यूल्स कि वो एक सिंगल डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ ये होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले से ही, मतलब जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी
वो तब भी वो अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंट थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब वो ऐसे डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं कि उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल हो जाए। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, अब वो पहले से ही नॉन ओरिएंटेड है, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लेते हैं तो उनको बस थोड़ा सा ही मूवमेंट करना होता है बैलेंस होने के लिए, ठीक है। तो बस जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाए, सॉरी जितने में डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए वो बस उतना ही मूव करते हैं। तो वो पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो पाते नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह। तो ये इन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस या डायपोल की या इस टाइप के जो पोटेंशियल एनर्जी है, और उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का क्या यूज़ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।